This conference will now be recorded. This conference will now be recorded. So, hello everyone, welcome to this webinar number 28 by Excel Basement Private Limited in collaboration with knowledge partner of RA and Co Chartered Accountants. I am highly privileged to welcome Farooq Rashid on our platform. And the introduction of Farooq is a seasoned chartered accountant with numerous years of experience in prestigious professional firms, an associate member of the Institute of Chartered Accountants of Pakistan. He is the co-founder and partner at RAN Chartered Accountants and a professional corporate training consultant. Today, he will be presenting on the topic, which is tax implications and planning for individuals. I'm very thankful to the Farooq that he is providing his time and knowledge to all the participants and other users community today, and also all the participants who have not only joined within the Pakistan but also from Saudi Arabia, Oman, and other overseas countries. So welcome you all, and now it's uh, the floor is open for the Farooq to lead the session. Thank you. Assalamualaikum, everyone. Thank you so much, Raheen, for your very kind introduction. Thank you so much, everyone, for joining us today here. जैसा कि रहीम ने बताया, मेरा नाम फारूक रशीद है. I am partner taxation with RA and Co Chartered Accountants. I hope I am clearly audible, Raheen. आप kindly confirm कर दीजिएगा, so that I can continue. Yes, Farooq, you are audible and your screen is visible. Yes. Wonderful, great, thank you. So बहुत खुशामदीद आप तमाम लोगों का. Thank you so much for having me here today. My special thank you to Rahim साहब and Excel Basement जिन्होंने आज का ये सेशन अरेंज किया है, so that टैक्सेशन की जो नॉलेज है, टैक्सेशन की जो इम्प्लीकेशंस हैं, प्लानिंग है, जो कि हम तमाम लोगों की जिंदगी में, रोजमर्रा की जिंदगी में, it has very deep implications. So it's important that we understand कि किस तरीके से हमारे ऊपर अप्लाई होता है, क्या कोई तरीका है जिसके थ्रू हम इसके इंसिडेंस से मुराद के टोटल जो हमारा फाइनेंशियल आउटफ्लो है, क्या कोई तरीका है कि उससे जरा हम कम कर सकें. तो ये कुछ चीजें हैं जो कि आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे, और आइए जरा देखते हैं कि आज के हमारे जो मेजर माइलस्टोन्स हैं वो क्या होंगे. सो सबसे पहली चीज जिसे हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि व्हाई शुड वी फाइल टैक्स रिटर्न्स. आई एम श्योर जैसे मेरी भी तरह व्हेन आई स्टार्टेड आउट इन माय प्रोफेशन, आप भी जरूर, अगर आपका इस प्रोफेशन से ताल्लुक है या नहीं भी है, तो जरूर आपके जहन में ये सवाल उठता होगा कि क्यों जरूरी है कि हम अपना टैक्स रिटर्न फाइल करें. क्या इसका कोई हमें फायदा भी होगा एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, फिर हम क्यों ही ना नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी हो, क्या इसका हमें कोई फायदा होगा, या सिर्फ ये गवर्नमेंट ने एक तरीका ही बनाया है जिसके थ्रू हमसे पैसे कलेक्ट करते रहते हैं और हमें कोई भी चीज का फायदा नहीं होता. तो सबसे पहला सवाल जाहिर है ये इस बात का जवाब देना जरूरी है कि व्हाई शुड वी फाइल अ टैक्स रिटर्न्स. दूसरा सवाल जो इस सेशन में हम एड्रेस करेंगे वो ये है दैट हु हैज टू फाइल टैक्स रिटर्न्स. क्या आपको, मुझे, या एक फॉर एग्जांपल सैलरीड इंडिविजुअल है, या somebody who only has investments in the capital market, या किसी की कोई सिर्फ रेंटल इनकम है, तो क्या तमाम लोगों को लिए जरूरी है कि वो टैक्स रिटर्न फाइल करें? क्या इफ somebody only receives pension फॉर एग्जांपल, क्या उनके लिए भी जरूरी है कि ये टैक्स रिटर्न अपना फाइल करें, या फिर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं, या कुछ क्राइटेरिया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बनाया हुआ है कि सिर्फ ये लोग हैं जो अपना टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, और बाकी फॉर एग्जांपल हो सकता है आप में से कुछ लोग हों जिनको अपना टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत ना पड़ती हो. तो ये भी एक बड़ा अहम सवाल है जिसे हम आज के सेशन में एड्रेस करेंगे इंशाल्लाह. अच्छा, दूसरा फिर एक इम्पॉर्टेंट मैटर ये है कि एवरीवन हैज वेरियस सोर्सेज ऑफ इनकम, राइट. किसी हो सकता है कोई सिर्फ एक सैलरीड इंडिविजुअल हो, किसी की जैसे मैंने बताया कि कैपिटल मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट हो, कोई रेंटल इनकम कमाता हो, किसी ने सिर्फ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की हुई हो, कोई सिर्फ पेंशनर है, या फॉर एग्जांपल कोई इंडिविजुअल है जो कि बिजनेस इनकम से जो है वो पैसे डिराइव करता है, और देयर समबडी माइट बी वर्किंग एज अ फ्रीलांसर. तो इन ये जो वेरियस सोर्सेज ऑफ इनकम है, इनकी टैक्सेशन किस तरीके से होती है, क्योंकि हर जो स्ट्रीम ऑफ इनकम है उसके अपने डायनामिक्स होते हैं, अपनी लिमिटेशंस होती हैं. तो जो एफबीआर के लॉज बने हुए हैं, जो टैक्स लॉज बने हुए हैं, उन्होंने भी इन तमाम सोर्सेज की टैक्सेशन को जो है वो काफी हद तक डिस्टिंक्टिव किया हुआ है. उसके अंदर डिफरेंट डायनामिक्स हैं, तो उन्हें भी हम थोड़ा ब्रीफली समझेंगे कि जो डिफरेंट कॉमन सोर्सेज ऑफ इनकम है उनकी टैक्सेशन किस तरीके से होती है. अगला जो बड़ा अहम सवाल जो कि हम आज के सेशन में एड्रेस करेंगे वो है टैक्स प्लानिंग. टैक्स प्लानिंग हम किसे कहते हैं? टैक्स प्लानिंग से मुराद ये है कि किस तरीके से मैं अपना जो टैक्स का फाइनेंशियल आउटफ्लो है उसे कम करूं.
सो मे बी अगर अभी मेरा जो टैक्स एक्सपेंस है या मैं सैलरीड इंडिविजुअल हूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरी सैलरी से एनुअल बेसिस पे 60,000 रुपीज की डिडक्शन हो जाती है टैक्स की मद में, तो क्या कोई तरीका है कि ये 60,000 ना हो, 40,000 हो या 35,000 हो? तो इसके भी कुछ लॉ में प्रोविजंस गिवन है जिसे टैक्स प्लानिंग कहा जाता है। याद रखिएगा कि यहाँ पे हम टैक्स प्लानिंग की बात कर रहे हैं, हम टैक्स इवेजन की बात नहीं कर रहे। टैक्स इवेजन इज इलीगल, प्रोहिबिटेड। इवेजन से मुराद यह है कि आप राइट अवे अपनी सोर्सेज ऑफ इनकम बताएं ही नहीं, या अगर आप सोर्स बता रहे हैं तो वो पूरा ना बताएं, आप कम बताएं, तो ये टैक्स इवेजन है। टैक्स प्लानिंग ये है कि अच्छा नहीं, लॉ में आपके पास कुछ प्रोविजंस अवेलेबल हैं कि इस तरीके से अगर आप अपने टैक्स एक्सपेंस को कम करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो ये टैक्स प्लानिंग है, इसके बारे में भी हम आज जरा देखेंगे कि क्या प्रोविजंस हमारे पास अवेलेबल हैं। और फाइनली वेरी क्विकली मैं कुछ दो बड़े मेजर इंपॉर्टेंट बजट चेंजेस हैं जो कि बिकॉज आई बीन मेड टू अंडरस्टैंड कि हमारी जो आज टारगेट ऑडियंस है, सो प्राइमरली दे आर इंडिविजुअल्स जिनकी इंडिविजुअल लेवल पे सोर्स ऑफ इनकम है। तो कौन से दो बड़े अहम मेजर बजट चेंजेस हैं, क्योंकि इस दफा आपने हो सकता है सुना भी हो कि टैक्स रेट्स के अंदर बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं किया गया। कुछ हद तक जो है जहां पे पॉसिबल हो सकता था, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने, गवर्नमेंट पाकिस्तान ने जो है, फेडरल गवर्नमेंट ने कुछ बजट्स में रिलीफ भी हमें दिया है। लेकिन कुछ ऐसी चेंजेस हैं जो कि एक नॉर्मल एक इंडिविजुअल के लिए, एक आम इंसान के लिए जाना जरूरी है। तो दो ऐसी अहम चीजें हैं, उन्हें भी हम इस सेशन के आखिर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सो विद दिस इंट्रोडक्शन एंड विद दिस फाउंडेशन, चलिए जरा आगे बढ़ते हैं और आज के हमारे जो माइलस्टोन्स हैं उन्हें अचीव करने की कोशिश करते हैं। सो सबसे पहले जो हमारा सवाल था वो ये था कि व्हाई शुड आई बी फाइलिंग माय टैक्स रिटर्न्स, राइट? बहुत एक इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन, और बहुत कॉमनली पूछा भी जाता है, क्योंकि मैं जो टैक्स के हवाले से प्रेजेंटेशंस हैं, सेशंस हैं, आई हैव डन इट एट डजन ऑफ डिफरेंट प्लेसेस, कंपनीज में। सो बहुत ही डाइवर्स रेंज ऑफ ऑडियंस के साथ मेरा इंटरेक्शन होता है। इसमें बिजनेसमैन भी हैं, इसमें सैलरीड इंडिविजुअल्स भी हैं। तो दिस क्वेश्चन इज वेरी कॉमनली आस्क्ड कि क्यों जरूरत है आखिर में अपना टैक्स रिटर्न फाइल करने की। तो एक तो बहुत ही एक इस चीज का सिंपल जवाब ऑब्वियसली ये है कि लीगल रिक्वायरमेंट है। हम जो है वो पाकिस्तान में रहते हैं और पाकिस्तान के कानून को हमें 100% जो है वो एटलीस्ट कोशिश करनी है कि हम फॉलो करें। और कानून को आपको पता है नहीं फॉलो करने की पेनल्टीज भी होती हैं। सो वन इज ऑब्वियस बेनिफिट इज दैट वी विल बी फॉलोइंग पाकिस्तानी जो हमारे टैक्स लॉज हैं, और लॉ फॉलो नहीं करने की जो पेनल्टीज हैं जो कि बाज़ साइजेबल भी हो जाती हैं। अगर आप में से किसी को FBI की तरफ से कोई इनकम टैक्स का नोटिस आया है तो आप इस बात से बखूबी वाकिफ होंगे कि अगर उनका कोई प्रोविजन गलती से भी हमने अगर मिस कर दिया है तो उसे फॉलो ना करने की जो पेनल्टीज हैं वो बाज़ मिलियंस में भी चली जाती है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट आवर इनकम इज, व्हाट इज द लेवल ऑफ नॉन कंप्लायंस। तो ये तो एक अपनी जगह है, लेकिन टैक्स रिटर्न फाइल करने के हमें बड़े सिग्निफिकेंट मॉनेटरी बेनिफिट्स भी होते हैं। जैसे हो सकता है आपकी नॉलेज में हो कि आपकी जो रोजमर्रा की फाइनेंशियल लाइफ है, जिसमें फॉर एग्जांपल कोई आप घर परचेज कर रहे हैं, आपने घर के लिए लोन लिया हुआ है, या फॉर एग्जांपल आप गाड़ी परचेज कर रहे हैं, आप बैंकिंग ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, या जैसे कि अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आप लेट्स से आपके फॉर एग्जांपल यू हैव चिल्ड्रन, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है, यूनिवर्सिटी गोइंग चिल्ड्रन है, तो उनकी अगर एनुअल फीस जो है वो एनुअल बेसिस पे 2 लाख से ऊपर है, या फॉर एग्जांपल आप ट्रैवल कर रहे हो, आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं, आप डोमेस्टिक ट्रैवल कर रहे हैं, तो ऐसी तमाम सिचुएशंस के अंदर एक कॉन्सेप्ट है टैक्स में जिसे विदहोल्डिंग टैक्स कहा जाता है। अब ये जो विदहोल्डिंग टैक्स है ये आपका एक्सपेंस नहीं है। जैसे अक्सर होता है हम गाड़ी की बुकिंग कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने कोई रियल एस्टेट की ट्रांजैक्शन की हो, तो ये बड़ा कॉमनली हम रोजमर्रा की जिंदगी में से जो है वो हमारा ताल्लुक पड़ता है। और इवन इन बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, अगर बैंक में आप नॉन फाइलर हैं, आप 50,000 से ऊपर का अपना कैश विड्रॉ करा रहे हैं बैंक से, तो उस पर भी देयर इज एडवांस एडजस्टेबल विदहोल्डिंग टैक्स। अच्छा, इसे एडवांस एडजस्टेबल इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपका फाइनल एक्सपेंस नहीं है। अभी FBR क्या कहता है कि अच्छा भाई आप हमें नहीं पता कि अगर आपके बच्चों की स्कूल फीस जो है वो 2 लाख से ऑन एन एनुअल बेसिस ज्यादा है, या फॉर एग्जांपल आपने गाड़ी ली है, वो नई भी हो सकती है, वो एक पुरानी गाड़ी भी हो सकती है जो आपने अपने नाम पे आप रजिस्टर कराने जा रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में FBR कहता है भाई हमें नहीं पता कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। अभी FBR को कुछ भी नहीं पता। वो ये कहते हैं कि भाई हमें ये भी नहीं पता कि आपने अपना जो सोर्स ऑफ इनकम है, जो आपके तमाम एसेट्स हैं, वो आपने सही जो है वो डिक्लेयर किए हैं, नहीं किए, उसमें कोई मिस स्टेटमेंट है या पूरे डिक्लेयर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल उन्हें भी ये भी नहीं पता, सिवाय इसके हाँ ये पता है कि आप फाइलर हैं या नॉन फाइलर। सो FBR नोज दिस। तो इस हिसाब से उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने एक जो भी ये जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हैं इस पर एक एडवांस टैक्स लगा दिया। अब ये एडवांस टैक्स जो है जब आप अपना एनुअल टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं
या आपकी कुछ और सालाना ट्रांजैक्शन है, तो ये उससे आप एडजस्ट भी करा सकते हैं। और लीगली स्पीकिंग लॉ में प्रोविजन है, प्रैक्टिकली इसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, कैश फ्लोज के इश्यूज हैं कि आप एफबीआर से एट द एंड ऑफ द ईयर रिफंड भी क्लेम कर सकते हैं कि भाई ये मैंने घर अपना रजिस्टर कराया है, मेरा एडवांस टैक्स जमा हो गया, अब मेरा तो और फर्दर टैक्स बनता ही नहीं है, जो मेरी सैलरी के ऊपर टैक्स था फॉर एग्जांपल वो ऑलरेडी मेरे एम्प्लॉयर ने डिडक्ट कर लिया। या लेट्स से मैं एक नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी हूँ, इधर पाकिस्तान में मैंने कोई इन्वेस्टमेंट की है, कोई घर लिया, कोई फ्लैट लिया, कोई यूनिट लिया, अपने नाम पे रजिस्टर कराया, बीइंग अ परचेजर मैं उस पर एक एडवांस टैक्स पे कर दूंगा। सो मैं तो नॉन रेजिडेंट हूँ, मेरी यहाँ पे कोई सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में अभी एडवांस टैक्स एफबीआर मुझे वापस करे। अब लीगली आपके राइट बनता है, बट अगेन प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस अपनी जगह हैं। तो ये सारा जो एडवांस टैक्स है ये आप गवर्नमेंट से एडजस्ट तभी करा सकते हैं या आप रिफंड तभी ले सकते हैं जब आप एक एक्टिव फाइलर हो। एक्टिव फाइलर से मुराद कि आपने अपना टैक्स रिटर्न फाइल किया हुआ। अगर आपने ये नहीं किया, फिर आप सैलरीड इंडिविजुअल क्यों ना हो, फॉर एग्जांपल वो एक सैलरीड इंडिविजुअल के बारे में आप ये बखूबी जानते हैं कि एनुअल बेसिस पे उनके जो एम्प्लॉयर हैं वो सैलरी से टैक्स डिडक्ट करके एफबीआर में जमा करा देते हैं, गवर्नमेंट ट्रेजरी के अंदर वो डिपॉजिट हो जाता है, जो भी अच्छी कंपनियां उसमें ऐसा ही होता है। तो क्यों ही ना आप एक सैलरीड इंडिविजुअल हो, फिर भी जब तक आप एक फाइलर ना हो तब तक आप एडवांस आपका जो टैक्स है उसे आप एडजस्ट नहीं करा सकते, आप इसका फायदा नहीं उठा सकते। सो अगेन, और ये बाज़ अमाउंट्स में डिपेंडिंग ऑन कि आपकी क्या इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस है, ये हो सकता है किसी के लिए 5 लाख हो, किसी के लिए 4 लाख हो, किसी के लिए 2 लाख हो। अगेन एक नॉर्मल एक इंडिविजुअल के लिए साइजेबल अमाउंट्स होते हैं, तो इसका फायदा उठाने के लिए जरूरी है कि आप एक्टिव फाइलर हो, आप अपना टैक्स रिटर्न फाइल कराए हो। सो दिस इज बेनिफिट नंबर 1। दूसरी क्या चीजें हैं? दूसरी चीज, ये एक बड़ी अहम चीज है जो कि हमारे जहन में होनी चाहिए। दूसरा है कि ये दिस इज अगेन रीसेंट डेवलपमेंट कंपैरेटिवली, जो कि अभी जो हम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे फॉर टैक्स ईयर 20, इससे नहीं आप एक साल पीछे आ जाएं, जो टैक्स ईयर 19 की हमारी फाइलिंग हुई और उसमें ये पहली दफा इंट्रोड्यूस किया गया 10 स्केड्यूल के नाम से। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आप नॉन फाइलर हैं तो एफबीआर ने कहा कि भाई पहले तो हम आपसे कुछ ना कुछ रियायत कर लेते थे, नॉन फाइलर होने की वजह से आपसे ये जो विदहोल्डिंग होती थी, जैसे कुछ एग्जांपल्स हमने पिछली स्लाइड में देखी, कुछ और भी एग्जांपल्स हमारे पास सामने यहाँ पे आ रही हैं। जैसे अगर आप में से किसी ने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की हो तो ये दोनों ही पहली जो 2 पिक्चर्स हैं उनके ऊपर अप्लाई होती हैं। एक तो डिविडेंड है, डिविडेंड से मुराद ये है कि कंपनी ने साल में कोई फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट किया तो वो आपको पर शेयर के हिसाब से एक सर्टेन इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन दे देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने लेट्स से एंग्रो में इन्वेस्टमेंट की हुई है तो वो पर शेयर के हिसाब से पिछले साल में एंग्रो ने तकरीबन 10 रुपए 11 रुपए का डिविडेंड दिया। सो ऐसे ही कुछ और भी कंपनीज थी, उन्होंने भी डिविडेंड्स दिए। और ना सिर्फ ये पेमेंट करती हैं डिविडेंड की, बल्कि उसमें से एक सर्टेन जो उसके ऊपर टैक्स बनता है उसकी डिडक्शन भी फिर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दैट दे हैव टू मेक श्योर थ्रू अ ट्रस्टी कि डिविडेंड की जो टैक्स बनता है उसके ऊपर उसकी डिडक्शन भी हो जाए। अच्छा, अगर आप ये नॉन फाइलर हैं तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो नॉर्मल रेट है डिविडेंड के ऊपर वो 15% है, बट इफ यू आर नॉन फाइलर तो ये डबल हो जाता है, 30% हो जाता है। ऐसे ही कुछ सर्टन कंपनीज होती हैं उनका जो डिविडेंड के ऊपर इनकम टैक्स रेट है वो 25% तक होता है। अगेन अगर आप नॉन फाइलर हैं तो वो 50% हो जाएगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेरी सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन योर एप्लीकेबल टैक्स रेट अगर आप एक नॉन फाइलर हैं, अगर आपकी कोई इनकम बनती है और अगर आप नॉन फाइलर थे तो बहुत बहुत आपके ऊपर जो इम्पैक्ट है टैक्स का वो बढ़ जाता है। ऐसी कैपिटल गेन्स है। कैपिटल गेन से क्या मुराद है कि फॉर एग्जांपल आपने अगेन शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की हुई है, एंग्रो के शेयर्स हैं आपके पास, फॉर एग्जांपल सुजुकी के शेयर्स हैं, इंडस मोटर्स के शेयर्स हैं, सो आपने सेल करने जाते हैं, उसके ऊपर अगर आपको गेन हुआ है तो अगेन उसका जो नॉर्मल टैक्स रेट है थोड़ा उस पर डिपेंड करता है कि आपने वो सिक्योरिटी कब परचेज की है, 2016 से पहले की है, बाद में की है। लेकिन हम पिछले अगर ये 4 साल की बात करें, सो अगर आपने एक सिक्योरिटी ली, आप जो सेल ऑफ कर दिया तो उसके ऊपर जो भी आपका गेन बनता है, लाख, 5 लाख, 10 लाख, बड़े बड़े गेन है, उसके ऊपर 15% का टैक्स लगता है, कैपिटल गेन टैक्स उसे कहा जाता है। तो अगेन अगर आप नॉन फाइलर हैं तो ये 30% हो जाता है। सो अगेन एक तो गेन होता बड़ी मुश्किल से है और उसके ऊपर भी अगर आपका 30% सिर्फ टैक्स में दिया जाए, सिर्फ इस चीज की बुनियाद के ऊपर कि यू आर नॉट एन एक्टिव टैक्स फाइलर, तो बड़ी जो है ना ये इसमें अफसोस भी होता है, बड़ा दुख भी होता है, एक फाइनेंशियल आउटफ्लो भी है। तो इस वजह से अगेन वेरी इंपॉर्टेंट दैट अगर आपकी इनमें से कुछ भी एक्टिविटीज हैं तो आप एक्टिव टैक्स फाइलर बन जाएं। एंड देन सेम ऑन प्रॉफिट ऑन डेट इज वेल। ये बेसिकली आपके जो सेविंग अकाउंट्स हैं, टीडीआरस हैं, नेशनल सेविंग स्कीम्स हैं, वहां पे जहां पे भी किसी ने आपने कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है तो उसके ऊपर भी आपका जो इंटरेस्ट इनकम है, प्रॉफिट ऑन डेट है, उसके ऊपर 15% का टैक्स रेट है। वो भी अगर आप नॉन फाइलर हैं तो वो भी डबल हो जाएगा, वो भी 30% हो जाएगा। तो यहाँ तक ये हमने देखे कि बड़े मेजर बेनिफिट्स आपकी तरफ एक्रू होते हैं, आपको मिलते हैं
अगर आप एक एक्टिव टैक्स फाइलर बन जाते हैं, जो कि भी बड़ी एक आसान सी, बड़ी एक नॉर्मल सी एक्सरसाइज है, इसमें कोई इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपने जो है फॉर एग्जांपल टिपिकली यही होता है कि सैलरीड इंडिविजुअल है तो उनका तो कंपैरेटिवली बड़ा ही सिंपल सा मामला होता है, और सैलरीड ना भी हो तो अगेन एफबीआर ने बड़ी आसानी कर दी है, एक ऑनलाइन उनका प्लेटफॉर्म है, तमाम चीजें हैं। सो उसकी बेसिस पे या आप प्रोफेशनल सर्विसेज ले सकते हैं, किसी सीए फर्म को, किसी लीगल फर्म को एंगेज करके आप बड़ी आसानी से अपना टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। सो वेरी इजी टू डू इट, एंड बहुत सारे इसके फवायद हैं अगर आप अपना टैक्स रिटर्न फाइल कर लेते हैं। अब हम देखते हैं कि भाई किसको अपना टैक्स रिटर्न फाइल करने की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले तो आप ये समझें कि अगर आपकी इनकम एक सर्टेन थ्रेशोल्ड से एक्सीड करती है, राइट, तो फिर तो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि आप अपना टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे। अब ये थ्रेशोल्ड क्या है? अगर आप एक सैलरीड इंडिविजुअल हैं तो ये थ्रेशोल्ड इज 600,000 रुपीज ऑन एन एनुअल बेसिस, 6 लाख रुपए सालाना, जो कि मंथली बेसिस पे 50,000 रुपीज बन जाते हैं। अगर आपकी सैलरी इनकम इससे ऊपर है तो फिर आपके ऊपर मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि आपने अपना टैक्स रिटर्न फाइल करना है। ऐसे अगर आप में से कोई बिजनेस इंडिविजुअल है तो ये फिर एनुअल बेसिस पे जो लिमिट है वो 300,000 है, बहुत ही कम है। तो प्रीटी मच जो है जो भी एक डिसेंट साइज बिजनेस है, मीडियम साइज बिजनेस है, इवन स्मॉल साइज बिजनेस है, वो इस थ्रेशोल्ड के अंदर आ ही जाता है, उन्होंने अपना टैक्स रिटर्न फाइल करना है, जो कि मैंडेटरी लीगल रिक्वायरमेंट है आपको बता दें। अच्छा, इसके अलावा जो है कुछ और जो आपके सोर्सेज ऑफ इनकम है, जैसे डिविडेंड है, कैपिटल गेन हमने देखा, प्रॉफिट ऑन डेट है, इसमें भी आपका कुछ भी माइनर ही अमाउंट क्यों ना हो, आपको फायदा ही होगा कि आप अपना टैक्स रिटर्न फाइल करें। तो उसमें भी प्रैक्टिकली आप समझें कि अगर आपने कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट की हो, अगर आप कोई प्रॉफिट ऑन डेट रिसीव कर रहे हैं, तो फिर भी इट वुड लार्जली बी इन योर बेनिफिट कि आप टैक्स रिटर्न आप फाइल कर दें। तो वहां पे भी आप समझेंगे प्रैक्टिकली आपके ऊपर रिक्वायरमेंट बनी जाती है। तो ये तमाम जो हमने रिक्वायरमेंट्स देखी ये हैं जिन्हें हम इनकम बेसिस कहते हैं। लेकिन यहाँ पे साइड पे आप देखेंगे कि हमारे पास ये आ जाते हैं जिसे हम एसेट बेसिस कहते हैं। एसेट बेसिस क्या है कि फॉर एग्जांपल आपके लीगल टाइटल में या आपके वेल्थ स्टेटमेंट में, या कह लें फॉर एग्जांपल बेनिफिशियल ओनरशिप जिस चीज की आपके पास है इन एसेट्स की, तो फिर ऐसी सिचुएशन में अगेन यू हैव अ मैंडेटरी लीगल रिक्वायरमेंट दैट यू हैव टू फाइल योर टैक्स रिटर्न। इसमें गाड़ी पहले आसान है, अगर 1000 सीसी से ऊपर की गाड़ी आपके नाम पे है तो आपकी और कोई इनकम क्यों ना हो, फॉर एग्जांपल कुछ भी ना हो, फिर भी आपके ऊपर रिक्वायरमेंट होगी दैट यू शुड फाइल योर टैक्स रिटर्न। ऐसे ही फिर रियल एस्टेट के हवाले से आ जाता है। एफबीआर इज अगेन स्मार्ट, वहां पे भी कुछ स्मार्ट लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा कि अच्छा ये एसेट्स आपके नाम पे हैं लेकिन आप बता रहे हैं कि हमारी कोई इनकम है ही नहीं, तो ये जरा आ जाए हमें बताएं तो सही कि एसेट का सोर्स क्या है। सो दे केम अप विद दिस आइडिया कि कुछ एसेट बेसिस भी होनी चाहिए, जिसमें अगर कोई कहता है कि हमारे पास सिर्फ एसेट है तो ऐसी सिचुएशन में भी दीज पर्संस शुड बी अंडर ऑब्लिगेशन टू फाइल देयर टैक्स रिटर्न्स। तो इसमें क्या है, एक तो सबसे पहले ये कि किसी अर्बन एरिया में अगर आपका फ्लैट है तो सो अर्बन एरिया से क्या मुराद है। सो टिपिकली आप देखेंगे कराची के तकरीबन सारे जो एरियाज हैं अर्बन एरियाज के अंदर ही आ जाते हैं। सो आप ये कह सकते हैं अगर कराची में आपका फ्लैट है, लाहौर में आपका फ्लैट है, इस्लामाबाद में आपका फ्लैट है, तो आपने अपना टैक्स रिटर्न फाइल करना ही करना है। सो उसके अलावा कुछ रेटिंग एरियाज आ जाते हैं, ये बेसिकली कुछ अतराफ के इलाके होते हैं। सो जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं वो बताती हैं कि ये अर्बन एरिया है या ये वेटिंग एरिया है। लेकिन बहरहाल अगर आपका कराची में या मेन जो अर्बन सेंटर्स हैं यहाँ पे अगर आपका कोई फ्लैट है तो इन एनी केस आप इस रिक्वायरमेंट के अंदर आ ही जाते हैं। अच्छा, उसके अलावा दूसरी क्या है, दूसरी फॉर एग्जांपल अगर आप कोई प्लॉट ओन करते हैं, कोई दूसरी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ओन करते हैं जो कि 500 गज से बड़ी हो, देन अगेन यू हैव अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट जिसकी बेसिस पे आपने टैक्स रिटर्न फाइल करना है। ऑल्दो कुछ लोग जो हैं वो इसमें एग्जेम्प्टेड हैं, जैसे फॉर एग्जांपल विडोज हैं, ऑर्फन्स हैं, या जो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज हैं। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज कि भाई आप कहते हैं भाई और तो कुछ रिक्वायरमेंट हमारे ऊपर अप्लाई नहीं होती, लेकिन ये एक हमने प्लॉट लिया हुआ है, एक हमने फ्लैट लिया हुआ है, वो भी हमने फॉरेन रेमिटेंस के थ्रू भेजा था, बैंक अकाउंट के थ्रू हमने एक इन्वेस्टमेंट की है, तो उसकी बेसिस पे सिर्फ मैंने ये इन्वेस्टमेंट की है, तो फिर मैंडेटरीली ये जो एसेट क्राइटेरिया ये आपके ऊपर अप्लाई नहीं होगा फॉर नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज ओनली, और बाकी एंड देन ऑर्फन्स एंड विडोज इनके अलावा अगर लोग हैं तो उनके ऊपर ये अप्लाई होगा। सो ये एक हमारा एक ब्रॉड कैटेगरी है हु हैज टू फाइल देयर टैक्स रिटर्न्स। बट आपका सवाल ये भी है कि क्या जो है मुझे सिर्फ अपना टैक्स रिटर्न फाइल करना है, तो जवाब होगा नहीं, हमें सिर्फ अपना टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करना, हमें एक वेल्थ स्टेटमेंट भी एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट होता है, वो भी फाइल करना होता है। वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर हमने क्या क्या चीजें बतानी है, हमने ये बताना है कि साल के स्टार्ट में जिस भी साल का हम टैक्स रिटर्न और वेल्थ स्टेटमेंट फाइल कर रहे हैं, हमें ये बताना है कि अच्छा साल के स्टार्ट में हमारी क्या फॉर एग्जांपल हमारे नाम पे या हम बेनिफिशियल ओनर जिसके कहलाएंगे क्या एसेट्स थे, क्या लाइबिलिटीज थी, और पूरे साल में उनके अंदर क्या मूवमेंट आई है। मूवमेंट के बहुत सारे रीजंस एंड सोर्सेज हो सकते हैं, क्या क्या चीजें हो सकती हैं, फॉर एग्जांपल आपकी इनकम हो सकती है, कुछ आपने फॉरेन रेमिटेंसेस रिसीव किए हुए हैं वो हो सकता है,
लोन हो सकता है, देन अगेन दैट इज एन इंक्रीज इन योर एसेट एज वेल एज योर लाइबिलिटी। तो दोनों चीजें जो है वो आपने बतानी है इस चीज के अंदर। सो ये तमाम मुख्तलिफ पॉसिबल सोर्सेज हैं, गिफ्ट्स हो सकते हैं, इनहेरिटेंस हो सकती है, ये तमाम चीजें हैं जिसके थ्रू आपकी वेल्थ इंक्रीज होने के चांसेस हैं। हो सकता है ना भी हो, लेकिन बहरहाल चांसेस हैं। तो ये वो सोर्सेज हैं जो आपने अपने वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर बतानी है। सो दिस इज योर वेल्थ स्टेटमेंट एज वेल एज योर वेल्थ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो लीगल पॉइंट है जो कि आपने जहन में रखना है। वो क्या है? वो ये है कि आपने सिर्फ ये नहीं बताना कि आपके नाम पे या आप किन एसेट्स के, आपके नाम पे क्या एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, आपने ये भी बताना है। अगेन वेरी कॉमन इन पाकिस्तान कि एसेट जो है वो लीगल टाइटल आपके पास है, बट लीगल टाइटल सॉरी आपके स्पाउस के पास है, आपके माइनर चिल्ड्रन के पास है, लेकिन बेनिफिशियल ओनर आप हैं। बेनिफिशियल ओनर से मुराद ये है कि जो उसका सोर्स ऑफ इनकम था वो आपका था। तो टेक्निकली ये जो एसेट है, ये जो लाइबिलिटीज हैं पर्टेनिंग आपके एसेट से, ये भी आप ही के वेल्थ स्टेटमेंट में डिक्लेयर होंगी। आप ही के इनकम टैक्स रिटर्न जब आप फाइल करेंगे उसके साथ ही आपने ये डिक्लेयर करना है। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये अक्सर ही हम देखते हैं प्रैक्टिकली कि बहुत सारे लोग इस पॉइंट को मिस कर देते हैं। बीच में जो एमनेस्टी स्कीम्स आती हैं वहां पे भी अक्सर हमें यही नजर आता है। तो लोगों का और कोई गुनाह नहीं होता और कोई स्टेटमेंट नहीं होती, बस यही एक एरर होता है कह लें, जो उनको आइडिया नहीं होता कि ये भी एसेट्स उन्होंने डिक्लेयर करने थे, वो मिस हो जाते हैं। फिर एमनेस्टी स्कीम में डिक्लेयर करके बड़ी साइजेबल अमाउंट्स उनको पे करनी पड़ती हैं। सो दिस पॉइंट, लीगल पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। सो अब हम आ जाते हैं कि अगर हमारे पास लेट्स से डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इनकम है तो उनकी टैक्सेशन किस तरीके से होगी। तो सबसे पहले तो हम सैलरी को डिस्कस कर लेते हैं। वेरी सिंपल, जैसे मैंने बताया कि अगर आपकी एनुअल सैलरी इनकम जो है वो 6 लाख से ज्यादा है तो आपने अपना टैक्स रिटर्न फाइल करना है। तो सैलरीड इंडिविजुअल्स के लिए, फॉर ऑल सैलरीड इंडिविजुअल्स इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, वो इस मामले से जो है वो गुजरते भी हैं हर साल, कि आपको बखूबी मालूम होगा कि आपकी जो टोटल सैलरी है वो बताई जितनी जाती है उतनी मिलती नहीं है। तो जो डिफरेंशियल्स हैं उसमें सिग्निफिकेंट कॉम्पोनेंट जो है वो सैलरी टैक्स का होता है। उसके अलावा जो कंपोनेंट्स हैं वो हो सकता है कुछ प्रोविडेंट फंड की डिडक्शंस हो, कुछ और डिडक्शंस हो, लेकिन सैलरी जो टैक्स है सैलरी के ऊपर, उसका भी एक साइजेबल कंपोनेंट होता है। तो अगर आपकी सैलरी जो है वो ऑन एन एनुअल बेसिस वो 6 लाख से ऊपर है तो ऐसी सिचुएशन में आपकी कंपनी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टैक्स उसे डिडक्ट करेगी और वो एफबीआर में जाके डिपॉजिट कर देगी। सो दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर वर्क्स ऑन एन एनुअल बेसिस। आपने क्या करना है, आपने सिर्फ अपना टैक्स रिटर्न सबमिट करना है जिसमें आपने बताना है कि अच्छा ये मेरी सैलरी थी, उसके ऊपर ये टैक्स जो है वो डिडक्ट हो गया और ये उसका सर्टिफिकेट मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे दे दिया है। ये सारे नंबर्स जो हैं वो आपके एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न में सबमिट हो जाते हैं। और साथ में क्योंकि आपने अपना वेल्थ स्टेटमेंट भी सबमिट करना है तो वेल्थ से पर्टेनिंग एसेट्स एंड लाइबिलिटी से पर्टेनिंग उनकी रेकंसिलिएशन की मूवमेंट वो भी आपने फिर उसके अंदर बतानी होती है। सो दिस इज फॉर सैलरीड इंडिविजुअल्स। लेकिन अगेन अगर आप एक सैलरीड इंडिविजुअल हैं लेकिन साथ साथ कुछ और भी आपके सोर्सेज ऑफ इनकम है, अब वो क्या क्या हो सकते हैं वो जरा हम देख लेते हैं। सो नंबर 1 इज व्हाट? कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अच्छा, एक कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी से पहले जो आपका डिविडेंड है, कैपिटल गेन ऑन लिस्टेड सिक्योरिटीज जो हमने शेयर्स का देखे, तो वो पिछली स्लाइड में जो आपने देखा कि 15% डिडक्शन हो जाती है डिविडेंड के ऊपर या कैपिटल गेन के ऊपर 15% डिडक्शन हो जाती है, तो वो उनकी टैक्सेशन इसी तरीके से ही होती है कि ऑन एन एनुअल बेसिस आपको एक स्टेटमेंट दी जाती है कि भाई पूरे साल में आपका ये डिविडेंड था, ये कैपिटल गेन था, इसके ऊपर इतना इतना टैक्स आपका कलेक्ट हो गया। ये स्टेटमेंट आपको सीडीसी से भी मिलती है, फिर आपका जो ब्रोकर है वहां से भी मिलती है। तो इस तरीके से वही आपके सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है जिसकी बेसिस पे आप अपना टैक्स रिटर्न फाइल कर देते हैं। सो वहां तक तो यूर गुड टू गो। अब ये है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर आपके पास है तो इसकी टैक्सेशन किस तरीके से होगी। सो अगेन ये भी समझना जरूरी है, बहुत से लोगों की जिंदगी में बड़ी कॉमन एक ये अकरेंस है, तो इस वजह से इसकी जरा डायनामिक्स देख लेते हैं क्या है। अच्छा, लेफ्ट पे जो आप ब्लू टेबल देख रहे हैं ये है जो रेट्स और जो कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा फॉर टैक्सेड 20। टैक्सेड 20 से मुराद जो कि अभी जून का महीना खत्म हुआ और इससे पर्टेनिंग जो हम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे। और फिर राइट पे, क्योंकि मैं चाह रहा था कि बजट के अंदर जो चेंजेस आए हैं उसके हवाले से भी मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं, तो राइट पे आप देखेंगे कि बजट के चेंजेस के बाद अभी जो माली साल चल रहा है, तो इसके आखिर में जो हम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे इसमें कोई ट्रांजैक्शन होती है तो उसे हम किस तरीके से एड्रेस करेंगे वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। और आखिर में ये कुछ रेट्स हैं, इन्हें भी हम जरा क्विकली देख लेते हैं। सो पहले जो हमारा लेफ्ट का टेबल है इस पे हम सिर्फ फोकस करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं
कि कैपिटल गेन की टैक्सेशन किस तरीके से होगी। अच्छा, इसमें आपने सबसे पहले खुद से ये सवाल पूछना है नंबर 1 कि मेरे पास ओपन प्लॉट ऑफ लैंड है या मेरे पास कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है। ये आप जहन में रखिएगा, ये मैं उन केसेस की बात कर रहा हूं जो हम अभी टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे फॉर टैक्स ईयर 20। तो नंबर 1 क्वेश्चन इज कि मेरे पास ओपन प्लॉट ऑफ लैंड है या मेरे पास कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है। ठीक है जी। अगर मेरे पास ओपन प्लॉट ऑफ लैंड है तो ऐसी सिचुएशन में एफबीआर रिज्यूम करते हैं तो ये तो डेफिनेटली आपने मोस्ट प्रोबेबली इन्वेस्टमेंट के लिए लिया होगा। तो ऐसी सिचुएशन में एफबीआर ने कहा, जैसे आप इस टेबल पे देख सकते हैं कि भाई जो पहला साल आपका होल्डिंग का होगा उसमें आपका जो 25% गेन है, यानी आपका ₹1,00,000 गेन है तो 25,000 रुपए एग्जेम्प्ट होगा पहले साल गुजरने के बाद, और जो 75,000 है अप टिल 8 ईयर्स, 8 सालों तक आपका जो भी गेन होगा उसका 75% टैक्स होगा। एक दफा 8 साल गुजर गए तो उसके बाद फिर आपका जो भी गेन होगा ये पूरे के पूरे ₹1,00,000 या करोड़ रुपए ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा ओपन प्लॉट ऑफ लैंड की सूरत में। अगर ये कोई कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है तो ऐसी सिचुएशन में एफबीआर ने कहा कि नहीं, अच्छा कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है तो यहाँ हो सकता है आपने इन्वेस्टमेंट के लिए ना लिया हो सकता है अपने यूज के लिए लिया हो सकता है रेंटल इनकम कमाने के लिए लिया हो। तो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी के केस में उन्होंने थोड़ी रियायत दी हुई है पिछले साल की हद तक। तो उन्होंने कहा कि अच्छा 4 साल तक हम देखेंगे कि आप होल्डिंग कर रहे हैं या 4 साल से पहले आप सेल ऑफ कर रहे हैं। तो 4 साल तक अगेन वही कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा कि पहले साल में 25% गुजरने के बाद, यानी पहला साल 25% एग्जेम्प्ट, 75% टैक्सेबल, और 4 साल आपके गुजर गए तो फिर उसके बाद 100% एग्जेम्प्ट। तो ये मामला था टैक्स ईयर 20 तक। अच्छा, बजट में अगेन क्योंकि कोविड आ चुका था, कोरोना वायरस को जहन में रखते हुए गवर्नमेंट हैड टू चेंज लॉट ऑफ द पॉलिसीज, तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं अब हम थोड़ी और रियायत दे देते हैं। तो ये ओपन प्लॉट ऑफ लैंड और कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टीज का जो कॉन्सेप्ट है इसे खत्म कर दिया गया। अब ये कहा गया है कि अब हम हर साल के हिसाब से आपका अंदाजा लगाएंगे कि अब आपकी होल्डिंग को कितना टाइम हो गया है। अगर 1 साल के अंदर अंदर ही आपने प्रॉपर्टी लेके सेल ऑफ भी कर दी तो फिर एफबीआर कहता है कि नहीं, ये तो डेफिनेटली आपने जो है वो इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए ली होगी, तो ये तो पूरा का पूरा 100% हम गेन आपका टैक्स करेंगे। अच्छा, फिर कहते हैं कि नहीं, पहला साल गुजर गया, दूसरा साल आ गया, तो फिर नहीं, चलें 75% टैक्स करेंगे, चले हम तीसरे साल में आ गए 50% टैक्स करेंगे, चौथे साल में आ गए 25% टैक्स करेंगे। 4 साल गुजर गए, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि ओपन प्लॉट ऑफ लैंड है या ये कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है, 4 साल आपको गुजर गए, ये मैं अगले माली साल की बात कर रहा हूँ, तो उसमें फिर 4 सालों के बाद 100% आपकी जो भी इनकम होगी वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी। जो भी आपकी इनकम बनती है, करोड़ 2 5, वो पूरा का पूरा आपका अमाउंट बनता है, एफबीआर का उसके ऊपर फिर कोई भी राइट नहीं बनता। सो वेरी हैप्पी न्यूज़, बहुत अच्छी डेवलपमेंट है, काफी लोग इस चीज से बहुत खुश हैं। सो अगर आपकी भी कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं जो आप सेल ऑफ करने लगे हैं तो अब ये आपके ऊपर रूल अप्लाई होगा, अभी ये जो हम इस जुलाई ऑनवर्ड चल रहे हैं। अच्छा, रेट्स के हवाले से हम बात करें तो 2020 तक जो रेट्स थे, ये लेफ्ट पे जो कैपिटल अमाउंट्स की गेन है ये आ रही है 50 लाख तक, 50 लाख से 1 करोड़ तक, 1 करोड़ से 1.5 करोड़ तक, या 1.5 करोड़ से ऊपर। तो ऐसी सिचुएशन में ये एक प्रोग्रेसिव रेट्स थे कि 5%, 10%। अब जो हमारा माली साल स्टार्ट हो गया है जुलाई 1 ऑनवर्ड, तो एफबीआर ने इन रेट्स को भी स्लैश कर दिया है, हाफ कर दिया है, 5% को 2.5 कर दिया, 10% 5% कर दिया। सो अगेन वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स, बहुत अच्छी डेवलपमेंट्स रही हैं। सो ये अब ओवरऑल जो कैपिटल गेन ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी की टैक्सेशन है उसका स्ट्रक्चर इस तरीके से है। सो आई होप ये आपको समझ आ गया यहाँ तक। सो यहाँ पे हमने कैपिटल गेन्स ओवरऑल कंसीडर कर लिया, लिस्टेड सिक्योरिटीज के हवाले से भी, उसके अलावा इमूवेबल प्रॉपर्टी के हवाले से भी। अब हम देखते हैं कि इमूवेबल प्रॉपर्टी से पर्टेनिंग एक और भी हमारी सोर्स ऑफ इनकम होती है जिसे रेंट कहा जाता है, राइट। ऐसा भी मुमकिन है कि हमने कोई प्रॉपर्टी ली है जिससे हम सिर्फ रेंटल इनकम कमा रहे हैं। तो रेंटल इनकम की टैक्सेशन किस तरीके से होती है वो भी हम जरा क्विकली देख लेते हैं। अच्छा, टैक्स ईयर 20 तक रेंटल इनकम की टैक्सेशन फॉर इंडिविजुअल्स एंड एओपीज इस तरीके से होती थी कि आपका जो भी ग्रॉस अमाउंट ऑफ रेंट है, सालाना बेसिस पे लेट से आपको 12 लाख मिला, 15 लाख मिला, तो वो पूरा का पूरा ग्रॉस अमाउंट जो है उसके ऊपर एक टैक्स रेट अप्लाई होता था, एक स्पेशल टैक्स रेट होता था, उसके अगेंस्ट आपको डिडक्शन नहीं मिलती थी। अब अगर आप एक लैंडलॉर्ड हैं, आप एक प्रॉपर्टी ओनर हैं, तो आपका बड़ा ये जायज़ सवाल है कि उस प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए बहुत सारा एक्सपेंस होता है। मुझे जो है उसके अंदर फॉर एग्जांपल पेंट कराना पड़ता है, मुझे उसके फॉर एग्जांपल कुछ और एक्सपेंसेस हैं, कोई वेयर हाउस है, कोई दूसरी चीज़ है, हो सकता है आपने उसका इंश्योरेंस कराया हुआ हो सकता है कुछ प्रॉपर्टी रिलेटेड टैक्सेस आप पे कर रहे हो, तो टेक्निकली तो वो तो उस इनकम कमाने के लिए ये एक रेलिवेंट एक्सपेंस है जो आपको बेयर करना पड़ता है
इसकी तो डिडक्शन मिलनी चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली इंडिविजुअल्स को या ऐसी प्रॉपर्टीज जो कोई पार्टनरशिप के अंदर ओन होती थी, ये फायदा हासिल नहीं था। ये फायदा सिर्फ कंपनीज को दिया जाता था कि अगर कोई प्रॉपर्टी जो है वो कोई कंपनी ओन करती है तो उनके ऊपर ये बेनिफिट अवेलेबल होता था, क्योंकि उनका टैक्स रेट भी ज्यादा होता था। राइट अवे उनको 29% टैक्स रेट पे करना पड़ता था। तो इस साल जो हमारा ये जुलाई 1 माली साल शुरू हो गया, इसके अंदर एफबीआर ने फिर ये एक मेजर इंसेंटिव दिया है। उन्होंने कहा है कि अच्छा, आप चाहें तो फिर आप ये सर्टेन एक्सपेंसेस हैं या आप अपनी रेंटल इनकम से मना करें, लेकिन उसके ऊपर रेट जो है वो नॉर्मल रेट अप्लाई होगा, फिर स्पेशल रेट आपको नहीं मिलेगा। विच इज अगेन वेरी गुड न्यूज, क्योंकि वो दोनों रेट्स में सिग्निफिकेंट कोई डिफरेंस है ही नहीं। नीचे हम एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। तो अब आप अगर कोई रेंटल इनकम कमा रहे हैं तो आपके ऊपर कौन से जो है अलाउंसेस या कह लें एक्सपेंसेस हैं जो आप उनसे माइनस कर सकते हैं। तो एक 1/5 यानी लाख रुपए है, तो 20,000 रुपए उसमें से तो बगैर आप किसी और जवाब के, किसी रीजन के, आप राइट अवे माइनस कर लेंगे। आप बोलेंगे कि भाई ये तो एक प्रॉपर्टी का नॉर्मल एक मेंटेनेंस एक्सपेंस है, ये तो मैं माइनस करूंगा ही करूंगा। उसके अलावा कुछ इंश्योरेंस रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं, कुछ प्रॉपर्टी रिलेटेड टैक्सेस हैं। अच्छा, कुछ उन्होंने कहा कि भाई ये अक्सर ऐसा होता है ना कि किसी की ओनरशिप में लेट्स से एक बिल्डिंग है, पूरी एक ऑफिस कॉम्प्लेक्स है, तो वो अज्यूम किया जाता है कि कलेक्शन चार्जेस होंगे, कुछ मेंटेनेंस चार्जेस होंगे। तो इसकी भी पिछले साल तक 6% तक इजाजत थी। अब खैर इसे 2% पे प्रपोज किया गया था बजट फाइनल। खैर अब वो जो एक्ट आया है, जो लॉ पास किया गया है, उसमें वो उन्होंने इजाजत दी थी कि नहीं, ये 4% पे अलाउ किया जाएगा। तो अगेन दिस इज अ गुड डेवलपमेंट कि भाई चले, कम से कम आपको एक कलेक्शन चार्जेस जो है 4% ऑफ योर रेंटल इनकम के अगेंस्ट आपको डिडक्शन मिल जाएगी। जहां तक रेट्स की बात है, तो रेट्स में अगर हम कंपेयर करें कि भाई 12 लाख अगर आपकी रेंटल इनकम है ऑन एन एनुअल बेसिस, तो उसमें अगर देखा जाए कि आप जो कलेक्शन, ये जो चार्जेस हैं सारे, अगर हम वो स्कीम ऑप्ट करते हैं तो रेंट के ऊपर 90,000 का टैक्स बनता है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मैं अगर नए जो हमारा नॉर्मल रेट्स हैं वो हम ऑप्ट करते हैं, तो इनकम के ऊपर, यानी ये तमाम एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद भी 70,000 का टैक्स बनता है। तो वो जो पुरानी स्कीम है उसके ऊपर तो कोई यूज ही नहीं करेगा, कोई ऑप्ट ही नहीं करेगा। जाहिर सी बात है, हर कोई चाहेगा कि मेरा जो रेंटल का इनकम बनता है टोटल, उससे मैं पहले ये डिडक्शंस अपनी माइनस करूं, फिर उसके ऊपर नॉर्मल टैक्स रेट अप्लाई करूं, तो वही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स एडवाइस है जो कि अमूमन एज पार्ट ऑफ टैक्स एडवाइजरी देते हैं। बट अगेन ये सेशन का पार्ट है, बहुत अच्छी बात है, ये आपकी नॉलेज में आ गया। इस नॉलेज का जरूर इस्तेमाल करें और अपनी टैक्स प्लानिंग इस तरीके से करें कि आप इसी स्कीम को ऑप्ट करें, आप पुरानी स्कीम पे ना जाए। तो यहाँ पे जो है वो हमने जो है वो रेंटल इनकम और डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इनकम की टैक्सेशन किस तरीके से होती है उसे हमने देखा। अब हम देख लेते हैं कि हम अपनी टैक्स प्लानिंग किस तरीके से कर सकते हैं। इसे हम क्विकली एड्रेस करेंगे, फिर हमारा जो क्वेश्चन आंसर सेशन है वो हम टेक ऑन करेंगे। अच्छा, टैक्स प्लानिंग किस तरीके से की जा सकती है? टैक्स प्लानिंग हम ऐसे करेंगे कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सोर्सेज ऑफ इनकम है हमारे, जैसे सैलरीड जो इंडिविजुअल्स हैं वो ये बात अगेन खूब जानते होंगे कि भाई आपकी जो ग्रॉस सैलरी होती है, फॉर एग्जांपल ऑन एन एनुअल बेसिस 2 मिलियन है, 1.5 मिलियन है, 1.8 मिलियन है। तो ऐसी सिचुएशन में जो आपका ग्रॉस अमाउंट ऑफ सैलरी है वो माइनस किया है, उसी से जो टैक्स रेट अप्लाई होता है वही उसके ऊपर अप्लाई किया जाता है, उसी से ही जो रेलेवेंट टैक्स बनता है वो उससे माइनस कर दिया जाएगा। उससे कोई डिडक्शन जो है उसकी इजाजत नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल डिडक्शन क्या हो सकती है? डिडक्शंस फॉर एग्जांपल ये हो सकती हैं कि आप ये आर्ग्यू कर सकते हैं कि भाई सैलरी इनकम कमाने के लिए मुझे जो कन्वेंस है वो पहले से माइनस करने की इजाजत दी जाए। फॉर एग्जांपल मेरा लंच एक्सपेंस है, एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर है, ये पहले मुझे माइनस करने की इजाजत दी जाए, फिर उसके बाद जो मेरी नेट सैलरी है उसके ऊपर आप टैक्स रेट अप्लाई करें। ये वैलिड आर्गुमेंट है। बिजनेस इनकम के ऊपर ऐसे ही होता है। रेंटल के ऊपर भी आपने देखा कि एफबीआर ने अलाउ किया हुआ कि भाई जो रेलेवेंट प्रॉपर्टी मेंटेनेंस एक्सपेंसेस हैं वो आप माइनस करें, तो सैलरी के अगेंस्ट नहीं किए जाते। सो ये एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है सर्टेन सोर्सेज ऑफ इनकम के अगेंस्ट। तो उन्हें फिर हम किस तरीके से अपने टैक्स इंसिडेंस को कम कर सकते हैं, तो ये कुछ डिडक्टिबल अलाउंसेस का कॉन्सेप्ट है या क्रेडिट्स का कॉन्सेप्ट है, ये हम देख लेते हैं। अच्छा, ये क्या कॉन्सेप्ट है? ये कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपने लेट्स से डोनेशंस दिए हैं, सो दिस इज वन एग्जांपल जिस चीज के थ्रू ये ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव किया जा सकता है। सो वन इज डोनेशंस। आपने डोनेशंस दिए, लेट्स से आपने सर्टेन इदारों को डोनेशंस दिए, जैसे कुछ नाम आप यहाँ पे दे सकते हैं, सिटीजन फाउंडेशन है, शौकत खानम, इंडस हॉस्पिटल है, पाकिस्तान रेड क्रिसेंट सोसाइटी है। सो नामवर इदारे हैं। इनको अगर आप डोनेशन देते हैं, फिर आप सैलरीड इंडिविजुअली क्यों ना हो,
ये आपकी सैलरी से या रेलिवेंट इनकम से ऐसे माइनस किया जाएगा एज इफ इट इज एन एक्सपेंस जो कि आप उस रेलिवेंट सोर्स ऑफ इनकम को अर्न करने के लिए डिराइव करते हैं, इस एक्सपेंस को बेयर करते हैं। सो ये 30% ऑफ ये टैक्सेबल इनकम तक माइनस किया जाएगा। लेट्स से आपकी सैलरी ₹1,00,000 है, आपने फॉर एग्जांपल जितना भी डोनेशन दिया, 20,000 दिया, 25,000 दिया, 30,000 दिया, तो ये पहले आपकी सैलरी से माइनस किया जाएगा। अब आपकी नेट सैलरी कंसीडर की जाएगी ₹80,000, या जो भी सोर्स ऑफ इनकम है वो रेंटल हो सकता है, अदर देन FTR। डिविडेंड इज FTR, वो फिक्स रेट पे होता है। कैपिटल गेन ऑन लिस्टेड सिक्योरिटीज FTR है, वो फिक्स रेट पे होता है। अगर आपका बिजनेस इनकम है तो उसके ऊपर ही अप्लाई होगा, अगर आपकी सैलरी इनकम है उसके ऊपर ही अप्लाई होगा, रेंटल इनकम के ऊपर भी अप्लाई होगा। तो इस तरीके से जो है ना, अप टू 30% ऑफ योर टैक्सेबल इनकम आपको इजाजत है, वो आप डोनेशंस मजे से दे दें, इन इदारों को दे दें, बहुत अच्छी बात है। तो ये स्ट्रेट पहले डिडक्शन होगी। अच्छा, अगर आप कहते हैं कि भाई इन इदारों को तो मैंने नहीं देना, मैंने कुछ और इदारे हैं उनको देना है, तो कोई इशू नहीं है, ऐसी सिचुएशन में भी आपको बेनिफिट मिलेगा, लेकिन फिर इतना ज्यादा नहीं मिलेगा, कंपैरेटिवली थोड़ा कम मिलेगा। थोड़ा एक वो टेक्निकलिटीज का डिफरेंस है, ऐसे अलाउंस, डिडक्टिबल अलाउंस कहा जाता है, उसे क्रेडिट कहा जाता है, दोनों के कंप्यूटेशंस में थोड़ा सा डिफरेंस है। लेकिन बहरहाल आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट अपने टैक्स के अंदर जरूर मिलेगा, आपका जो टैक्स इंसिडेंस है वो जरूर कम हो जाएगा कंपैरेटिवली। अच्छा, और हमारे पास दो कौन से तरीके हैं। अब ये प्रॉफिट ऑन डेट जो है ना, स्पेशली इसे जरा गौर से सुनिएगा, इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशंस है। ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि भाई आपने घर परचेज करना है या आपने घर की कंस्ट्रक्शन करनी है, फॉर बोथ द थिंग्स। रेनोवेशन नहीं, कंस्ट्रक्शन आपने करनी है। तो ऐसी सिचुएशन में वो कहता है कि जो आपने लोन लिया हुआ है, लोन किससे आप लेंगे, आपने बैंक से लिया, आपने हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन से लिया, या आपने लेट से किसी अपने एम्प्लॉयर से लिया जो कि एक लिस्टेड कंपनी है, या आपने गवर्नमेंट से लिया, जैसे गवर्नमेंट हाउसिंग स्कीम्स होती हैं, इस तरीके से गवर्नमेंट से भी आपने लोन लिया, तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है वो भी अगेन आपकी इनकम से ऐसे ही माइनस किया जाएगा एज इफ इट इज एन एक्सपेंस जो कि आप उस इनकम को अर्न करने के लिए बेयर कर रहे हैं। इससे मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगेन आपकी सैलरी लेट से ₹1,00,000 है और आप कोई घर परचेज करने के लिए या घर की कंस्ट्रक्शन के लिए आपने लोन लिया, उसके ऊपर आप इंटरेस्ट एक्सपेंस बेयर कर रहे हैं। अब वो माहाना बेसिस पे 20,000 है, 25,000 है, तो अप टू 50% ऑफ योर टैक्सेबल इनकम, यानी 50,000 तक आपको इजाजत है कि आप अपनी सैलरी से पहले वो इंटरेस्ट एक्सपेंस माइनस करेंगे और उसके बाद जो बकिया सैलरी बनती है उसके ऊपर फिर आपका टैक्स रेट अप्लाई होगा। और ये फिर आपकी जो दूसरी सोर्सेज ऑफ इनकम है उसके ऊपर भी अप्लाई होगा। ये रेंटल इनकम भी हो सकता है, ये बिजनेस इनकम भी हो सकता है। सो वेरी मेजर बेनिफिट जो कि आप इस ऑप्शन को इस्तेमाल करते हुए अवेल कर सकते हैं। जरूर इसका इस्तेमाल करें। इसे टैक्स प्लानिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है कि कोई एक घर में फर्द जो है वो सैलरीड इंडिविजुअल है, लेकिन फॉर एग्जांपल कुछ और बिजनेसमैन है, कुछ उन्होंने फॉर एग्जांपल सारी चीजें अपनी डिक्लेयर नहीं भी की हुई, तो एक जो सैलरीड इंडिविजुअल है वो इस चीज का फायदा ले लें, सारे मिलके जो है वो इंटरेस्ट एक्सपेंस बेयर करें और जो टैक्स बेनिफिट है कोई एक फॉर एग्जांपल आप में से ले ले। तो इस तरीके से अगेन बहुत सिग्निफिकेंट टैक्स सेविंग है जो आप कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा टैक्स प्लानिंग का इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, और उसके अलावा जो है कुछ और जो हमारे पास टैक्स प्लानिंग की चीजें हैं उन्हें हम क्विकली स्किम थ्रू करेंगे, फिर हम जो है वो आपके क्वेश्चन आंसर सेशन पे आ जाएंगे। अच्छा, दूसरा ये है कि जो स्कूल फीस अगर आपने पे की हुई है, दिस इज स्पेसिफिकली फॉर सैलरीड इंडिविजुअल्स, कि आपकी जो एनुअल सैलरी इनकम है वो 1.5 मिलियन से कम होनी चाहिए। तो फिर आपको कुछ उसके अंदर अगेन एक डिडक्शन मिलती है जो कि कैप की जाती है 5% ऑफ ट्यूशन फी या 25% ऑफ टैक्सेबल इनकम या 60,000 रुपए पर चाइल्ड के हिसाब से। सो अगेन इसकी भी एक कैलकुलेशन होती है। कैलकुलेशंस के हवाले से बेस्ट यही है कि आप किसी प्रोफेशनल टैक्स एडवाइजर से, एक प्रोफेशनल फर्म से ही डील करके अपनी पूरी एक कैलकुलेशन देखें कि किस तरीके से आप इन तमाम चीज़ों का फायदा उठा सकते हैं। लेकिन अभी आपके लिए जानना जरूरी है कि ये भी एक चीज़ है, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि इसे आप उससे कंफ्यूज मत कीजिएगा जो स्टार्ट में हमने देखा था कि एनुअल जो ट्यूशन एक्सपेंस है वो 2 लाख रुपए, उससे आप कंफ्यूज मत कीजिएगा। रिस्पेक्टिव ऑफ कि आपका क्या स्कूल फीस का एक्सपेंस है, इसमें आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर मिलेगा। एक कैलकुलेशन की जाती है, उससे आपको एक अंदाजा हो जाएगा। सो ये दो, अगेन ये तीन हमने देखे कि ये टैक्स प्लानिंग के हमारे पास बड़े अहम जो है वो एवेन्यूज अवेलेबल हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि ये कुछ चीज़, इसमें क्या चीज़ें आ जाती हैं। इसमें आपने जो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, इसमें जो आपने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट की है, इसमें अगर आपने आईपीओ में इन्वेस्टमेंट की है, आईपीओ से क्या मुराद, आईपीओ से मतलब है जो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कंपनी डायरेक्टली शेयर्स ऑफर करती है पब्लिक को। जैसे अभी रिसेंटली
अभी इनफैक्ट चल भी रहा है, ऑर्गेनिक मीट कंपनी का IPO चल रहा है। तो अगर आपने डायरेक्टली शेयर्स को सब्सक्राइब किया हुआ है तो ऐसी सिचुएशन में भी आप जो है वो उनसे उससे जो है वो अपने टैक्स इंसिडेंट्स को कम कर सकते हैं। कैसे आप करेंगे? अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हैं तो आप अपने एम्प्लॉयर को इन तमाम चीज़ों का एविडेंस देंगे। एंड सेम विद हेल्थ इंश्योरेंस, सेम विद योर कंट्रीब्यूशन इन अप्रूव्ड पेंशन फंड। इसमें क्या करेंगे, आप अगर अपने एम्प्लॉयर को इन चीज़ों का एविडेंस देंगे, फिर वो आपकी सैलरी से जो टैक्स डिडक्ट करते हैं वो कंपैरेटिवली अब कम होगा। पहले इनकी कैलकुलेशन होगी, डिडक्शन होगी, फिर आपका टैक्स जो है वो डिडक्ट किया जाएगा। ऐसे अगर आप बिजनेस इंडिविजुअल हैं, ऐसे अगर आप प्रॉपर्टी इनकम अर्न करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में भी आप इन चीज़ों का बेनिफिट ले सकते हैं, आप अपने टैक्स इंसिडेंट्स को कम कर सकते हैं। तो ये कुछ हमारे पास बड़े अहम और बड़े ही आसानी से अवेल करने वाले कुछ टैक्स प्लानिंग के एवेन्यूज हैं, जिन्हें इस्तेमाल करते हुए हम अपने टैक्स इंसिडेंट्स को कम कर सकते हैं। इसमें डबल फायदा ये है कि एक जगह हम इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, हम सेविंग भी कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल लाइफ इंश्योरेंस है, म्यूचुअल फंड्स हैं, IPOs हैं, हेल्थ इंश्योरेंस है, यानी हम अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग भी कर रहे हैं और साथ साथ हमारा जो टैक्स इंसिडेंस है वो भी इन तमाम चीज़ों से कम हो रहा है। सो अगेन वेरी बेनिफिशियल एंड हाईली रिकमेंडेड कि आप इन चीज़ों का फ़ायदा ज़रूर उठाएं अपनी रोज़मर्रा की जो फाइनेंशियल प्लानिंग है उसमें बेहतरी लाने के लिए। यहाँ तक तो हमने देखे कि टैक्स प्लानिंग के हमारे पास क्या एवेन्यूज हैं, डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इनकम की किस तरीके से टैक्सेशन होती है, और हमने ये भी देखा कि क्या कौन से ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जिन्हें अपना टैक्स रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत है, वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करने की ज़रूरत है। अब हमारे पास दो जो मेजर बजट चेंजेस हैं उन्हें हम क्विकली डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम आपके क्वेश्चंस की तरफ मूव हो जाएंगे। अच्छा, सबसे पहले ये है कि अभी तक हम जो अपना टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे टैक्स रेट 20 तक, क्योंकि बजट एप्लीकेबल हुआ है 1 जुलाई से, तो ये जो दो मेन चेंजेस भी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ ये एप्लीकेबल होंगी, हमारे पास फॉरन अप्लाई होंगी, और लेकिन ये इस माली साल से अप्लाई हो रही है, 1 जुलाई ऑनवर्ड जो है उसके ऊपर अप्लाई हो रही है। सबसे पहली चीज क्या है, दिस इज टैक्स पेयर्स प्रोफाइल। अच्छा, एक डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से FBR की एक छोटी सी कोशिश है, बड़ी अच्छी कोशिश है, ऐसे जो है वो दिस इज हाईली कमेंडेबल, हमें इसमें इनफैक्ट FBR को फैसिलिटेट भी करना चाहिए। वो ये है कि हमारा कुछ तो डाटा FBR के पास होता है, लेकिन बहुत से कह रहे हैं टैक्स एवेडर्स हैं, लोग जो है वो आपको पता है पाकिस्तान में स्पेशली जो कल्चर है वो टैक्स जो है वो इतना ज़्यादा जो है वो रिकॉर्ड कीपिंग के हवाले से, डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से नहीं है हमारे पास कल्चर। तो FBR ने ये कहा है कि अच्छा, अब जो भी लोग हमारे पास, एक कैटेगरी उन्होंने बताई, नंबर 1 बिजनेस ओनर्स जो है, ऐसे तमाम लोग जो कि बिजनेस इनकम अर्न करते हैं, या ऐसे तमाम लोग जो FTR से इनकम अर्न करते हैं। FTR से मुराद क्या है, आप जैसे डिविडेंड इनकम अर्न करते हैं, कैपिटल गेन टैक्स आपके ऊपर अप्लाई हुआ, या आपने प्रॉफिट ऑन डेट अर्न किया, सेविंग्स अकाउंट है आपका बैंक में, या आपने प्राइस बॉन्ड जीत लिया, इन तमाम चीजों के अंदर आपके पास फिक्स्ड इनकम टैक्स आपको लगता है, जैसे FTR कहा जाता है। तो आपको, आपके ऊपर ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि आपने अपना जो प्रोफाइल है FBR के साथ वो अपडेट करना है, मेंटेन करना है। या आप बिजनेस इनकम अर्न करते हैं, या अभी जैसे 1 जुलाई के बाद जो भी FBR के पास रजिस्टर होता है, अपना NTN बनाता है, उसके ऊपर भी ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। तो ये वो तमाम लोग हैं जिनके ऊपर मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि उन्होंने अपना टैक्स प्रोफाइल जो है वो FBR के पास अपडेट करना है, मेंटेन करना है। अच्छा, टैक्स प्रोफाइल में क्या क्या चीजें आएंगी, अगेन बड़ी कॉमन चीज है, हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि FBR को पता होंगी चीजें, लेकिन अब उन्होंने सिस्टमैटिकली हमसे ये मांग लिया कि ये चीजें अब आप हमें बता दें। तो उसमें उन्होंने हमसे मांगा कि आप हमें बैंक अकाउंट्स अपने बता दें, आपकी क्या यूटिलिटी कनेक्शंस है ये बता दें, अगर आप एक बिजनेस इंडिविजुअल हैं तो बिजनेस प्रेमिसेस बता दें, टाइप ऑफ बिजनेस आप बता दें, आप क्या करते हैं। तो ये कुछ कॉमन चीजें हैं जो उन्होंने हमसे मांगी हैं। अगर आप एक बिजनेस इंडिविजुअल नहीं हैं तो फिर इसमें से कम ही चीजें हैं जो आपके ऊपर अप्लाई होंगी, जैसे बैंक अकाउंट इज समथिंग वेरी कॉमन, कि भाई बैंक अकाउंट सब आपने अपने बताने होंगे FBR को। खैर, बैंक का डाटा FBR के पास होता भी है, कुछ उन्हें आसानी से मिल भी जाता है। बैंक्स ने बहुत ज्यादा रेजिस्ट किया इस चेंज को। ये वाला चेंज नहीं, इससे पहले कुछ एक प्रोविजंस हैं जिसमें FBR डायरेक्टली रिक्वायर करता है बैंक से कि भाई आप ये जो आपके पास डिपॉजिटर्स हैं, इनके अरबों खरबों रुपए आपके पास पड़े हुए हैं, तो ये आप हमें डायरेक्टली एक्सेस दे दें ताकि हम खुद ही देख पाएं कि अच्छा इनकी क्या मूवमेंट है, क्या चीजें हैं। तो वो डायरेक्ट एक्सेस को जो है वो बैंक्स ने बहुत रेजिस्ट किया हुआ है, लेकिन अलबत्ता इंफॉर्मेशन वो दे देते हैं। अगर ऑडिट के दौरान किसी और चीज के थ्रू जो है वो अगर FBR आपके हवाले से हमसे इंफॉर्मेशन मांगता है तो बैंक्स आर लीगली नाउ अंडर एन ऑब्लिगेशन कि उन्होंने इंफॉर्मेशन देनी ही है। लेकिन बहरहाल टैक्स पेयर प्रोफाइल के अंदर अब ये इंफॉर्मेशन है जो अब आप तमाम लोगों ने
जो इस बिजनेस जो इनकम कैटेगरीज में आते हैं या जिन्होंने 1 जुलाई के बाद जो है वो अपना टैक्स प्रोफाइल यानी टैक्स रजिस्ट्रेशन कराई है, तो उन्होंने अपना प्रोफाइल बनाना है। अच्छा, इसमें एक्सक्लूड कौन हुआ? एक्सक्लूड इसमें वो हजरात हुए जिनकी सिर्फ सैलरी इनकम है, नंबर 1, और जिनका एनटीएन जो है वो 30 जून से पहले बना हुआ है, तो वो उनके ऊपर ये स्पेसिफिकली रिक्वायरमेंट अप्लाई नहीं होती। लेकिन बहरहाल अगेन बेटर यही है इसकी पेनल्टीज को अवॉइड करने के लिए कि आप अपना प्रोफाइल एक बना दें, क्योंकि ऑप्शन तो हर किसी के लिए अवेलेबल है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप एफबीआर की जो एक्टिव टैक्स पेयर्स लिस्ट है उसे एक्सक्लूड हो जाएंगे, और फिर एक फाइलर होने के तमाम फवायद जो हैं, तमाम जो चीज़ें हैं, जो बेनिफिट्स हैं, जो एडवांटेजेस हमने सारे डिस्कस किए हैं, उनसे आप महरूम हो जाएंगे। इसीलिए बेहतर यही है कि आप अपना जो टैक्स पेयर्स प्रोफाइल है उसे अपडेट कर दें। सो दिस इज अमेंडमेंट नंबर 1 जो कि बहुत अहम है आपके लिए जानना। दूसरी जो अमेंडमेंट है उससे भी ज़्यादा अहम है। वो क्या है? वो ये है, अब ये जो है वो एक कानून का जो मिजाज है, जो उसकी इम्प्लीकेशंस हैं, उन्हें समझने से ताल्लुक रखता है, तो वो हम क्विकली ज़रा डिस्कस करते हैं। जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है, जो पूरी स्कीम है, उसकी खूबसूरती क्या थी इसीलिए क्योंकि ये 1 जुलाई से अब ये स्कीम चेंज हो गई, तो अब मैं से कहूँगा कि ये इसकी खूबसूरती थी, अब ये नहीं रही। वो ये थी कि बीइंग अ टैक्स फाइलर एंड कि मैं भाई अपने मैटर्स, टैक्स मैटर्स डिक्लेयर कर रहा हूँ, मैं एफबीआर को बताता हूँ कि मेरी ये इनकम है, ये एसेट्स है, ये तमाम चीज़ें मैं जो भी डिक्लेयर करता हूँ एफबीआर के साथ, इसे एफबीआर डीम्ड असेसमेंट मान लेता है कि अच्छा ये हक है, ये सच है, बिल्कुल हमने मान लिया, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, जब तक कि क्या वो ऑडिट आपका ओपन नहीं करते, या जब तक उन्हें कोई ऐसा शक होता है, कोई शुबा होता है कि नहीं कुछ आपने बड़ी ग्रॉस मिसडेक्लेरेशन की हुई है। वो देख रहे हैं कि अच्छा बहरिया में आपके 100 प्लॉट्स हैं, लेकिन आप कह रहे हैं आपकी 500 रुपए इनकम है सालाना बेसिस पे, सो थिंग्स डोंट एड अप। तो ऐसी सिचुएशन में वो आपकी स्क्रूटनी कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल जब तक ऐसा नहीं होता, जब तक आपने बड़े अच्छे से अपने मामला मैनेज किए हुए हैं, तब तक वो आपके रिकॉर्ड्स ऐसे ओपन नहीं करेंगे जब तक आपका एक रैंडम ऑडिट नहीं होता। तो ऐसी सिचुएशन में इसे कहा जाता है डीम्ड असेसमेंट या यूनिवर्सल सेल्फ असेसमेंट। तो ये 30 जून तक तो बिल्कुल एप्लीकेबल थी। अब जो है इसको चेंज कर दिया गया, जिससे मुराद ये समझें कि हमारा जो टैक्स का कानून है उसका जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है उसे कंप्लीटली चेंज कर दिया गया है। सो ये अगेन वेरी अनयूजुअल, वाज नॉट एक्सपेक्टेड, स्पेशली कोविड के टाइम्स में तो इस किस्म की डिस्ट्रप्शन बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं थी, और बहुत बेहतर होता कि इस स्कीम को ना ही चेंज किया जाता, ताकि जो टैक्स पेयर्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, उनका जो कॉन्फिडेंस है इन कंसिस्टेंसी ऑफ टैक्स पॉलिसी, उसमें कंसिस्टेंट ऐसे इसी तरीके से रहता। लेकिन बहरहाल क्या ये अमेंडमेंट है? अमेंडमेंट अब ये है कि भाई अब आप अपना जो टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, जो आप अपना वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करेंगे, उसके हवाले से एफबीआर का कोई ऑटोमेटेड सिस्टम होगा जो कि उसे चंद चीज़ों के हवाले से वैल्यूएट करेगा, रिव्यू करेगा। वो कौन सी चीज़ें वो आप नीचे देख सकते हैं कि अर्थमेटिकल एरर्स हैं, इनकरेक्ट क्लेम्स हैं, कोई लीगली आपने कोई किसी चीज़ का बेनिफिट लिया है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये डोनेशंस का देख लिया जो कि लीगली आपका बनता नहीं था, तो उन चीज़ों के हवाले से 6 महीनों तक उनके पास ये ऑप्शन है कि आपसे पूछें या आपसे काउंटर आर्ग्यूमेंट करें कि भाई आपने ये डिक्लेरेशन सही नहीं की है। अगर 6 महीनों तक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं अराइव होता, कोई ऐसा कंसर्न नहीं अराइव होता, तो फिर ऐसी सिचुएशन में आपका जो टैक्स रिटर्न फाइल है वो करेक्ट माना जाएगा, वो सही माना जाएगा, और फिर उसके बाद वो सेल्फ असेसमेंट कंसीडर किया जाएगा। तो ये एक अहम बड़ी मेजर डेवलपमेंट थी जो कि आपके लिए जानना जरूरी थी। सो मेरी तरफ से यही एक ब्रॉड एरियाज थे जो मैं चाह रहा था कि आप लोगों के साथ डिस्कस करूं। सो इसके बाद अब आपके कुछ जो क्वेश्चंस हैं, सो विल टेक ऑन दोस क्वेश्चंस और फिर आपसे इजाजत देंगे। सो थैंक यू सो मच रहीम। सो क्वेश्चंस हम जो है वो चैट पे ले रहे हैं ऐसे। जी, first of all, thank you so much, Farooq, for this awesome session. Before we proceed to the questions, I would like to know that आप थोड़ा सा अपनी फर्म के बारे में बताएं और किस तरह की सर्विसेज आप देते हैं। क्या आप सिर्फ डोमेस्टिक काम कर रहे हैं या कोई ओवरसीज अगर आपसे कनेक्ट होना चाहे, और आपसे आफ्टर द वेबिनार किस तरह से पार्टिसिपेंट्स या रिकॉर्डेड व्यूअर्स कनेक्ट हो सकते हैं, तो थोड़ा सा उसके बारे में बता दें। जी जी जरूर, थैंक यू सो मच। जी, सो बेसिकली हमारी फर्म जो है, दिस इज अ फुल फ्लेज्ड फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। तो हम बहुत सारी जो सर्विसेज हैं, सो टैक्स इज वन थिंग दैट वी डू, जिसमें ये हम इंडिविजुअल्स के लिए भी काम करते हैं, जिसमें हम कॉर्पोरेट्स के लिए भी प्रोफेशनल सर्विसेज उन्हें प्रोवाइड करते हैं।
टैक्स की तमाम चीज़ों के हवाले से, इसमें इनकम टैक्स भी है, इसमें सेल्स टैक्स भी है। ऐसे ही फॉर एग्जांपल, सो वी वर्क फॉर प्रीटी मच ऑल द इंश्योरेंस कंपनीज इन पाकिस्तान, बड़ा ही अच्छा एक कॉर्पोरेट पोर्टफोलियो भी है जिसके साथ हम काम करते हैं। सो टैक्सेशन इज वन थिंग, लेकिन साथ साथ बहुत सी और भी आपको पता है, बिकॉज दिस इज एक वी हैव मेड इट अ वन स्टॉप शॉप फॉर योर बिजनेस प्रोफेशनल सर्विसेज एंड इंडिविजुअल प्रोफेशनल सर्विसेज। इसमें फिर आपके जो ऑडिट्स हैं वो भी आ जाते हैं, इसमें आपकी एडवाइजरी है, इंटरनल ऑडिट्स हैं, इसमें आपकी फाइनेंशियल एडवाइजरी है, इसमें फॉर एग्जांपल बिजनेस वैल्यूएशंस हैं, इसमें ईआरपी इम्प्लीमेंटेशंस हैं, इसमें कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स हैं। जैसे आप मेरे प्रोफाइल में रही, आपने स्टार्ट में भी इंट्रोड्यूस कराया था कि मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कंसल्टेंट भी हूँ। तो जो ट्रेनिंग्स होती हैं डिफरेंट टॉपिक्स के हवाले से, टेक्निकल भी हो सकते हैं, वो बहुत ही हमारी अच्छी जो है वो ट्रेनिंग टीम भी है जो कि जो नॉन टेक्निकल टॉपिक्स के हवाले से, जो कि फॉर एग्जांपल हमारी पीपल स्किल डेवलपमेंट के हवाले से ट्रेनिंग्स हैं। तो ये भी तमाम चीज़ हैं जिन हवाले से हम डील करते हैं। सो हमारी जो कॉन्टैक्ट्स हैं वी आर एक्सेसिबल ऑन सोशल मीडिया पे भी, फेसबुक पे भी, लिंक्डइन वगैरह पे भी, और हमारी वेबसाइट भी है, उसके थ्रू भी हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं जिससे आप जो है वो हमसे रब्ता कर सकते हैं in respect of any queries or concerns that you might have with respect to this, जो कि आज हमारा टॉपिक था, या वैसे ही जनरली टैक्सेशन के हवाले से या जनरली दूसरी प्रोफेशनल सर्विसेज के हवाले से। सो ये हमारी तरफ से था। रही, थैंक यू। You're welcome. अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं चैट विंडो में, इफ यू लाइक मैं उसको रीड आउट कर लूँ, या इफ यू वांट टू गो थ्रू योरसेल्फ सो यू कैन एक्सेस द जी चैट विंडो। मैं गो थ्रू कर लेता हूँ। ओके। अच्छा जी, एक ये क्वेश्चन है कि वी आर लिविंग एंड वर्किंग इन सऊदी अरेबिया एंड वी आर इंटरेस्टेड इन बिकमिंग अ टैक्स फाइलर। जी बिल्कुल, हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सो विल ट्राई कि मैं रहीम साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको जो है वो हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स के हवाले से भी ज़रा, जैसे ही आपको पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट मिलेगा तो हमारी जो रिकॉर्डेड वीडियो है इसके साथ हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी मिल जाएं, या अगर आप भी काइंडली इन प्राइवेट अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमें छोड़ देंगे तो विल ट्राई के विल रीच आउट टू यू क्विकली, और फिर आपकी जो भी कंसर्न्स हैं इंशाल्लाह हम उन्हें एड्रेस कर देंगे। अच्छा, एक और हमारे पास क्वेश्चन है, सैलरी इज पेड इन कैश एंड tax is not deducted by the employer, then what is the implications for both employee and employers? बहुत अच्छा सवाल है। अमूमन जो है वो एम्प्लॉयर्स जो है वो कोशिश करते हैं कि वो टैक्स डिडक्ट कर दें क्योंकि उनकी लीगल ऑब्लिगेशन होती है। तो अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो ये लीगली नॉन कंप्लायंस है उनकी तरफ से, वो पेनलाइज किए जा सकते हैं। और आप अगर सैलरीड इंडिविजुअल हैं, आपकी सैलरी इनकम से टैक्स नहीं डिडक्ट किया गया, तो आपके ऊपर मैंडेटरी रिक्वायरमेंट यही है कि आप अपना टैक्स रिटर्न फाइल करें और उसके ऊपर जो भी टैक्स बनता है वो आप पे करें ऑन एन एनुअल बेसिस। तो लीगल रिक्वायरमेंट तो ये है, लेकिन और अगेन ये भी मैंडेटरी होता है फॉर एम्प्लॉयर्स कि आपकी सैलरी अगर 15,000 महीने से ऊपर है, जो कि इस बजट में 25,000 कर दी गई, तो फिर आपको बैंक के थ्रू पेमेंट होगी ताकि सारा मामला ट्रैक हो सके। सो लीगल रिक्वायरमेंट इस हवाले से ये है, और आपके लिए बेहतर ये है कि आप टैक्स उसके अंदर जरूर पे कर दें ताकि आप एक एक्टिव टैक्स फाइलर बन सकें और ये तमाम बेनिफिट्स जो हैं ये अवेल कर सकें। जी अच्छा जी, ये क्वेश्चन है कि व्हाट आर द डिडक्टेबल अलाउंसेस फ्रॉम सैलरी। तो डिडक्टेबल अलाउंसेस, अब इन्होंने क्योंकि डायरेक्टली टेक्निकल टर्म यूज किया, डिडक्टेबल अलाउंस जो है वो चंद ही होते हैं जिसमें आपकी जो डोनेशंस का मैंने जिक्र किया उन पर्टिकुलर इदारों को वो हो जाएंगे, प्रॉफिट ऑन डेट फॉर हाउस कंस्ट्रक्शन या एक्विजिशन ऑफ हाउस जो है वो हो जाएगा। अगर बैंक में कोई सेविंग अकाउंट आपने मेंटेन किया हुआ है उसके अगेंस्ट आपका ज़कात डिडक्ट हो जाता है, जो उशर और ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस के तहत होता है, और ज़कात फंड में डिपॉजिट होता है तो उसके अगेंस्ट भी आपको मिल जाएगा। लेकिन इसके अलावा बाकी जो है फिर वो क्रेडिट्स आपको मिलते हैं जो दूसरे भी हमने एग्जाम्पल्स डिस्कस किए, जिसमें इंश्योरेंस प्रीमियम है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स हैं, उसके अगेंस्ट भी आपको टैक्स का बेनिफिट जरूर मिलता है, लेकिन उन्हें डिडक्टेबल अलाउंस नहीं कहा जाता, उन्हें क्रेडिट कहा जाता है क्योंकि कंपैरेटिवली थोड़ा कम उसका फायदा होता है। सो आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। अच्छा जी, एक है कि इज इट नेसेसरी टू फाइल टैक्स ऑन प्लॉट, व्हाट अबाउट रूरल प्लॉट्स। नेसेसरी इस हवाले से है कि जो आपकी रेंटल इनकम है अगर वो सालाना 2 लाख से ऊपर है तो फिर मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर एक टैक्स रेट अप्लाई होगा, आपने उसके ऊपर टैक्स अपना पे करना होगा इरिस्पेक्टिव ऑफ के अर्बन एरियाज में है या रूरल एरियाज में है। तो रेंटल इनकम के हवाले से तो ये है।
बाकी कुछ और भी टैक्सेस हैं जो सेल करने के टाइम पे होती हैं कि भाई ये मेरा प्रॉफिट आया है, ये प्रॉपर्टी सेल करते वक्त, तो मैं किस तरीके से, क्या उसके ऊपर भी अप्लाई होगा, तो उसके ऊपर भी अप्लाई होगा, बेशक फिर वो जो है वो रूरल एरियाज में हो या अर्बन एरियाज में हो। अच्छा, एक और क्वेश्चन है कि आई एम ओवरसीज पाकिस्तानी लिविंग इन सऊदी अरेबिया, लास्ट ईयर आई सबमिटेड माय रिटर्न, इज इट नेसेसरी फॉर मी टू सबमिट माय वेल्थ स्टेटमेंट इफ आई हैव नो पाकिस्तानी सोर्स ऑफ इनकम? जी, बहुत ही रेलिवेंट क्वेश्चन है। जो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज हैं, तो उन तमाम लोगों के लिए मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप अपना वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करें। सो अगेन, नो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, लेकिन हम अपने एडवाइजर, हम अपने जो क्लाइंट्स हैं उन्हें यही एडवाइस करते हैं कि बेहतर यही है कि आप कर दें, क्योंकि आपकी जो भी सोर्सेज ऑफ इनकम है पाकिस्तान में, जो भी एसेट्स हैं फॉर एग्जांपल, उसका सोर्स ऑफ इनकम अगेन अमूमन यही होता है कि आप फॉरेन रेमिटेंसेस भेजते हैं और वहां से फिर आप जो है वो अपने वो एसेट्स जो है वो अक्वायर कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो इट इज़ ऑल इजीली वो ट्रैक हो जाता है, उसमें कोई भी इशू नहीं होता, वो टैक्सेबल नहीं होता। तो बेहतर यही है फॉर योर फाइनेंशियल प्लानिंग, इवेंचुअली यू वांट टू मूव अबाउट इन पाकिस्तान या जो भी, तो ऐसी सिचुएशन में बेस्ट यही है कि आप कर दें, क्योंकि जब आप सेल ऑफ करने जाएंगे अगेन नॉन फाइलर होने की वजह से उसमें भी आपको नुकसान होगा। तो आप फाइलिंग भी कर दें और बेहतर यही है कि आप वेल्थ स्टेटमेंट भी डिक्लेयर कर दें, उसमें आपको फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, एक और क्वेश्चन है, आई एम सैलरीड इंडिविजुअल, माय इनकम इज टैक्सेबल, आई एम फाइलिंग टैक्स सिंस लास्ट ईयर and I earn some income through freelancing as well. So do I need to add freelancing income as well while calculating tax? तो एज पर टैक्स प्रोविजंस आपने बिल्कुल अपनी जो टोटल इनकम है उससे क्लब करना है, फिर उसके ऊपर जो टैक्स बनता है वो करना है, लेकिन अमूमन बहुत से फ्रीलांसर्स जो है वो नहीं भी बताते हैं। सो अगेन इट्स बेस्ट कि आप थोड़ी इसमें प्रोफेशनल एडवाइस ले लें, इसमें वॉल्यूम पे भी डिपेंड करेगा, हो सकता है वो कंपोनेंट आपका जो है वो एग्जेम्प्ट हो जाए, क्योंकि अगर आप बैंकिंग चैनल के थ्रू रिसीव करते हैं थ्रू एक्सपोर्ट, अगर आप स्पेशली एक्सपोर्ट करें तो फिर वो एग्जेम्प्ट हो जाता है। तो सिंपल आंसर टू क्वेश्चन इसके यस, आपने क्लब करना है, लेकिन इसमें कुछ टेक्निकलिटीज भी हैं, कुछ पार्ट एग्जाम भी होता है, तो उसके लिए आई वुड से कि आप एक प्रोफेशनल एडवाइस ले लें, आप अपनी जो है वो कुछ इस मैटर को डिस्कस कर लें इंशाल्लाह। अच्छा, deductible allowance for school fee is available only against school fee of children or against self education as well? तो self education के लिए भी available है, बिल्कुल। आप खुद भी कमा रहे हैं और आप जो है वो अपनी स्टूडेंट जो यूनिवर्सिटी फी है फॉर एग्जांपल या कुछ और फीस है आप खुद पे कर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में भी आपको अवेलेबल होगा, बिल्कुल इसका फायदा आप उठा सकते हैं। जी, दो क्वेश्चंस हम और लेंगे और उसके बाद फिर हम आपसे इजाजत लेंगे। सो ये बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है कि कैन वी एडजस्ट एक्सेस टैक्स फ्रॉम नेक्स्ट ईयर टैक्स लायबिलिटी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल। आप जब अपना टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो उसमें अगेन प्रोवाइडेड कि इट इज प्रोफेशनली फिल्ड, तो उसके अंदर ये एक्सेस जो टैक्स है जो कि हमारा रिफंड बनता है वो हम उसके अंदर शो करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जो अब हमारा रिफंड है उसके लिए हम क्लेम कर सकते हैं एफबीआर से कि, और उसे हम अगले साल के अंदर एडजस्ट भी कर सकते हैं। लेकिन जो सैलरीड इंडिविजुअल्स हैं वो उसकी एडजस्टमेंट अगर अपने एम्प्लॉयर से चाहते हैं तो सिर्फ उसी साल में ही अपने एम्प्लॉयर से एडजस्टमेंट ले सकते हैं, और नेक्स्ट ईयर में उस चीज़ की एडजस्टमेंट उनको अलाउड नहीं होगी। अनफॉर्चुनेटली लॉ में उस चीज़ का प्रोविजन नहीं है, लेकिन बहरहाल आप अपने लेवल पे एफबीआर से रिफंड भी क्लेम कर सकते हैं और उसे नेक्स्ट ईयर की जो इनकम टैक्स लायबिलिटी है उससे आप एडजस्ट भी कर सकते हैं। अच्छा जी, एक और ये क्वेश्चन है, ये फिर लास्ट क्वेश्चन है, हम टेक ऑन करेंगे। इनका क्वेश्चन ये है कि फ्रीलांसिंग इनकम एग्जेम्प्ट है और मैं अपनी सर्विसेज जो है वो एक्सपोर्ट कर रहा हूँ टू क्लाइंट्स लाइक यूएसए, सो इज इट एग्जेम्प्ट और नॉट? तो इन आंसर टू दिस क्वेश्चन एक रिक्वायरमेंट ये है कि भाई आप जो आईटी रिलेटेड सर्विसेज जो है वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान से बाहर, लेकिन आप जो प्रोसीड्स हैं वो अपने बैंक में रिसीव कर रहे हैं, यानी बैंक अकाउंट में रिसीव कर रहे हैं, तो फिर आपकी वो जो फ्रीलांसिंग इनकम है जो एक्सपोर्ट है अगेंस्ट आईटी, वो आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं है, अगर आपने किसी और चैनल के थ्रू यूज किया, कैश में रिसीव किया या किसी और चैनल के थ्रू रिसीव किया या पाकिस्तान में नहीं रिसीव किया, तो फिर ये एग्जेम्प्ट नहीं होगा, फिर ये पोर्शन टैक्सेबल हो जाएगा। सो आई होप आई बीन एबल टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस, और आज का ये जो सेशन था वो आपके लिए फायदेमंद रहा। Thank you so much for having me here today. Rahim Saab, thank you so much for hosting this session. Please.
You're welcome. Thank you so much, Farooq, for your time and knowledge. I hope that participants ने हमें बहुत ही diverse participants हैं और काफ़ी different time zone से उन्होंने हमें join किया है और the recording of the webinar will be available within 24 hours with you on email और हम अपने YouTube channel पे भी इसको upload करेंगे and we will share the links on social media. Certificates will be available on 19th July to you and you can anytime connect with Farooq. I will share the contact details and their forms, social media links as well in email. So thank you so much, Farooq, once again for joining us Absolutely. and having a wonderful session. Thank you so much, Rahim sir. Thank you so much. Thank you. Take care. Allah Hafiz.